हम यहाँ पर गोहिल वंश के बारे में देखेंगे। गोहिल डायनेस्टी है जो मेवाड़ के गोहिल वंश है, उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले मेवाड़ को हम मेदपाट कहते हैं। मेवाड़ कौन सा एरिया है? चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये मेवाड़ के अंदर आते हैं, यानी 5 ज़िले मेवाड़ के अंदर आते हैं। 12वीं शताब्दी के बीच की बात है। यहाँ पर क्या हुआ था, 2 शाखाओं में ये बटा हुआ था। जो गोहिल वंश है 2 शाखाओं में बटा हुआ था। एक तो रावल जो कि चित्रकूट में शासन करते थे, चित्तौड़गढ़ से शासन करते थे, और सिसोदिया जो कि राणा कहलाए हैं। तो जितने भी राणा हैं हमारे सिसोदिया डायनेस्टी से, यानी कि सिसोदिया से होंगे। ये 2 भागों में बट गया था बाद में गोहिल वंश, रावल और सिसोदिया। तो रावल हैं चित्तौड़गढ़ से शासन करेंगे और सिसोदिया हैं हमारे राणा कहलाएंगे। उत्पत्ति की बात करें, अबुल फजल बताता है कि पर्शिया से आए हैं, यानी कि विदेश से आए हैं, पर्शिया से इनका संबंध है। और जेम्स टॉड बताते हैं इनको सूर्यवंशी राम से संबंधित बताते हैं इनको। और कुश के भी वंशज बता देते हैं, जैसे कि गुहादित्य है, गुहादित्य वाले हैं, कुश के वंशज बताए जाते हैं। पर यहाँ पर हम बात करें, कवि श्यामल दास हैं, कविराज श्यामल दास, ये बताते हैं कि ये जो गोहिल वंश है जिन्होंने मेवाड़ पर शासन किया है वो गुजरात से आए थे। बिना किसी एविडेंस के ही बताते हैं, यानी बिना किसी सबूत के बताते हैं। पर गोहिलों की बढ़ोतरी के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से इनका शासन है आगे बढ़ा है गोहिलों का। सबसे पहले जब ये गोहिलों का शासन बढ़ा था तो गुप्त के शासन का यहाँ पर पतन हो गया था, यानी गुप्त वंश का पतन हो रहा था। उस टाइम पर गोहिल वंश है वो आगे बढ़ा था। यहाँ पर बात करें गोहिलों का जो शासन बढ़ा था, जैसे चाकसू जयपुर के अंदर यहाँ इनका शासन था, नागरा उदयपुर के अंदर इनका शासन था, नासूना अजमेर के अंदर इनका शासन था, देवगढ़ भीलवाड़ा के अंदर और ऋषभदेव उदयपुर के अंदर इनका शासन था। इसमें सबसे शक्तिशाली जो गोहिल वंश से सबसे शक्तिशाली शासक हुए हैं वो हुए हैं बप्पा रावल। तो बप्पा रावल के बारे में बात करते हैं। बप्पा रावल के बारे में कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा रावल के बारे में बताया गया है। और बप्पा रावल को यहाँ पर जो सामोली प्रशस्ति है, सामोली प्रशस्ति में इसको बप्पा को क्या कहा गया है? शीलादित्य कहा गया है। फिर यहाँ पर बप्पा रावल को कालभोज भी कहा जाता है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार किया था इन्होंने। और एकलिंग जी के ये पुजारी थे बप्पा रावल। और एकलिंग जी के पुजारी होने की वजह से एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाते हैं, कैलाशपुरी मंदिर का ये निर्माण करवाते हैं, जिसको यहाँ पर पशुपति के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। फिर यहाँ पर हम बात करें आरवी सोमनी। आरवी सोमनी जो है वो नागभट्ट फर्स्ट है। ये आरवी सोमन यहाँ पर बताते हैं कि नागवष्ट फर्स्ट, यानी नागवष्ट फर्स्ट कौन था? ये प्रतिहार के शासक थे, प्रतिहार वंश के शासक थे। इनका ये साथ देते हैं बप्पा रावल, किसके खिलाफ? राष्ट्रकूटों के खिलाफ। तो राष्ट्रकूटों के खिलाफ ये प्रतिहार जो वंश का जो शासक था नागवट फर्स्ट, उसका साथ देते हैं, ये बताते हैं हमें इतिहासकार आरवी सोमनी। फिर बप्पा रावल ने यहाँ पर सोने के सिक्के भी चलाए हैं। प्रथम बार मेवाड़ में सोने के सिक्के बप्पा रावल ने चलाए हैं। और त्रिशूल, लिंग और बैल की यहाँ पर क्या बनी हुई है? सिक्के पर छवि बनी हुई है। फिर बप्पा रावल के बाद में आते हैं अल्हट। अल्हट को हम आलू रावल भी कहते हैं। इन्होंने होंड की राजकुमारी हरिया देवी के साथ में इन्होंने शादी की थी। और सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी है, यानी कि लोकतंत्र जो चलाया है मेवाड़ में, वो सबसे पहले आलू रावल ने ही चलाया है। फिर आते हैं आलू रावल के बाद में छेम सिंह। छेम सिंह के पुत्र था राहब, जो कि सिसोदा गांव में जा कर के बसा था, इसलिए ये सिसोदिया कहलाते हैं। और सिसोदिया शाखा हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, यानी राणा शाखा है। सिसोदिया जो शाखा है हमारी क्या है? राणा शाखा कहलाती है, यानी राणा लगाना यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है जो भी मेवाड़ के शासक आएंगे। जैसे छेम सिंह का पुत्र था जैत्र सिंह। छेम सिंह का एक पुत्र तो था राव, जो कि सिसोदिया गांव बच गया था। एक छेम सिंह का पुत्र था जैत्र सिंह। जैत्र सिंह ने क्या किया था? तुर्की राजा थे इल्तुतमिश, इसके साथ में इन्होंने क्या किया था? युद्ध किया था। तो छेम सिंह की बात करें हम कि ये तुर्की राजा थे इल्तुतमिश, इसको हराते हैं युद्ध के अंदर, इनके साथ में इसका युद्ध होता है। और फिर हराने के बाद में ये क्या करते हैं? यहाँ पर मेवाड़ की जो राजधानी है नागदा से कहाँ ले जाते हैं? चित्तौड़गढ़ ही ले जाते हैं। फिर आते हैं रतन सिम्हा। रतन सिम्हा की बात करें, रतन सिम्हा है रावल शाखा का ये अंतिम शासक था और चित्तौड़गढ़ में
ये चित्तौड़ से शासन करते हैं। रावल शाखा कहाँ से शासन कर रही है? चित्तौड़गढ़ से शासन कर रही है। तो ये रावल शाखा का अंतिम शासक था रतन सिम्हा। फिर बात करें यहाँ पर रतन सिम्हा को यहाँ पर रतन सिंह कहा जाता है। और 1303 में अलाउद्दीन खिलजी से ये हार जाते हैं और 1303 में ही यहाँ पर रानी पद्मनी है जौहर करती है। तो दूसरा जौहर है राजस्थान का 1303 में होता है जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी का एक ग्रंथ है पद्मावत में बताया जाता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर शासन किया था, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया था यहाँ पर, वो किसके लिए किया था? रानी पद्मनी की सुंदरता के लिए किया था। लेकिन यहाँ पर रानी पद्मनी है अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर करती है। और यहाँ पर ये क्या होता है? रतन सिंह के दो रतन सिंह है और यहाँ पर केसरिया किया जाता है रतन सिंह के द्वारा और रानी पद्मनी के द्वारा जौहर किया जाता है। इसलिए ये राजस्थान का दूसरा शाखा था। और इसके बाद में ये क्या करता है यहाँ पर जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर इसका नाम जो चित्तौड़गढ़ का किला है उसका नाम खिजराबाद रख देता है। फिर यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का दरबार में एक कवि था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो है इस युद्ध को क्या बताता है? ख्वाजानुल फतूह है। ख्वाजानुल फतूह है इनका एक ग्रंथ है अमीर खुसरो का। उसमें इस युद्ध के बारे में बताया गया है। कौन से युद्ध के बारे में? जो रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में हुआ था 1303 के बीच में। उस युद्ध के बारे में अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक ख्वाजानुल फतूह में बताया है। उसके बाद में आता है राहब। राहब जो छेम सिंह का पुत्र था राहब। तो यहाँ से राणा सिसोदिया है स्टार्ट हो जाते हैं, सिसोदा गांव में रहते हैं तो राणा लगाना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं राणा हमीर सिंह। तो सबसे पहले राणा हमीर सिंह है। ये राणा जो लगा था सबसे पहले हमीर सिंह के नाम के आगे लगता है। सिसोदिया वंश का ये संस्थापक माना जाता है राणा हमीर सिंह। और तुगलक को इन्होंने हराया है और वापस इन्होंने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। मेवाड़ पहले किसके पास में गया था? पहले मेवाड़ है ये मालदेव का पुत्र था जैसा, ये चित्तौड़गढ़ को प्राप्त करता है, चित्तौड़गढ़ पर युद्ध करता है, चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है, जो कि क्योंकि खिज्र खां है, खिज्र खां मालदेव को दे देता है, मालदेव अपने पुत्र जैसा को देता है और जैसा से ये वापस से चित्तौड़गढ़ को प्राप्त करता है, मेवाड़ पर वापस से अधिकार करता है। इसलिए यहाँ पर इसको सिसोदिया वंश का संस्थापक बताया जाता है राणा हमीर सिंह को। तो 1326 में ये चित्तौड़गढ़ को वापस प्राप्त कर लेता है और बारवारी माता के आशीर्वाद से ये इसको प्राप्त करता है। इसलिए बारवारी माता को यहाँ पर कहते हैं अन्नपूर्णा माता। तो अन्नपूर्णा माता का मंदिर है यहाँ पर चित्तौड़गढ़ किले में ये बनवाता है। फिर बात करें यहाँ पर राणा हमीर सिंह है। राणा हमीर सिंह को उपाधि दी गई है वीर राजा की रसिक प्रिया ग्रंथ में और विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई है कीर्ति स्तंभ के लिए। यहाँ पर कीर्ति स्तंभ के लिए विषम घाटी पंचानन कहा जाता है और वीर राजा की उपाधि रसिक प्रिया की वजह से दी गई है। तो हमीर है, हमीर यहाँ पर किसका पुत्र था? छेम सिंह का पुत्र था। और फिर छेम सिंह का एक पुत्र आता है लखा सिंह। तो लखा सिंह है यहाँ पर तीसरा महाराणा था। ये लखा सिंह कौन सा था? तीसरा महाराणा। और उसकी पत्नी थी हंसाबाई जो कि मंडौर की थी। और यहाँ पर जब ये हमीर राज्य कर रहे थे तो उधर दिल्ली के सुल्तान कौन थे? मोहम्मद तुगलक थे, जिनकी 1364 में मृत्यु होती है। फिर लखा सिंह है, लखा सिंह के पुत्र आते हैं यहाँ पर मोकल सिंह। मोकल सिंह है चौथा महाराणा था। फिर मोकल सिंह के पुत्र आते हैं चूंडा। तो मोकल सिंह का जो पुत्र है चूंडा, ये यहाँ पर मेवाड़ का प्रशासन संभाल रहा था, लेकिन यहाँ पर जो लखा सिंह है, लखनी थी यहाँ पर हंसाबाई। तो हंसाबाई की शक करने की वजह से ये यहाँ से प्रशासन छोड़ करके चला जाते हैं। और कहाँ चले जाते हैं? मांडू चित्तौड़गढ़ में ये चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये चूंडा है, इसको राजस्थान का भीष्म पितामह भी हम कहते हैं। फिर हम बात करते हैं सामदलेश्वर का मंदिर इन्होंने बनवाया है। किसने? मोकल सिंह ने सामदलेश्वर का मंदिर बनवाया है। द्वारिकानाथ विष्णु को समर्पित है, ये मंदिर भी इन्होंने मोकल सिंह ने बनवाया है। और इस समय मोकल सिंह के समय दिल्ली में जो शासन कर रहे थे वो कर रहे थे सैयद मुबारक, यहाँ पर दिल्ली में शासन कर रहे थे। और 1443 में जीलवाड़ा के युद्ध में चाचा और मेरा के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है मोकल सिंह की। फिर इनके मोकल सिंह के पुत्र आते हैं राणा कुंभा। 13 साल की उम्र में ये शासन संभालते हैं राणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा है 1433 से 1468 तक ये शासन करते हैं। माता का नाम था इनकी सौभाग्य देवी।
और इनकी बहन थी जैतमल सांखला, इनकी बहन थी। चाचा और मेरा से ये बदला लेते हैं अपने पिता का, चाचा और मेरा को मारा जाता है। फिर हम बात करते हैं इनको, ये सारंगपुर को जीतते हैं, महाराणा कुंभा है सारंगपुर को जीतते हैं महमूद खिलजी से, जो कि मालवा का शासक था, वहाँ से सारंगपुर जीते हैं। और सारंगपुर के युद्ध यहाँ पर होता है महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के बीच में। तो ये महमूद खिलजी है, ये कुंभा मालवा के थे, और महाराणा कुंभा के बीच में जब ये सारंगपुर का युद्ध होता है तो इसमें जीत किसकी होती है, महाराणा कुंभा की जीत होती है। और इसी की याद में विजय स्तंभ का निर्माण किया जाता है, जिसके वास्तुकार बताए जाते हैं जैता, नापा, और इनको यहाँ पर हिंदू सुल्तान की भी मुसलमानों के द्वारा संज्ञा दी गई है। हिंदू सुल्तान मालवा के सुल्तान और गुजरात के महाराणा कुंभा का विरोध कर सकें, लेकिन महाराणा कुंभा है 1457 में इन दोनों को एक साथ हरा देता है। फिर 35 साल से इसमें बताया जाता है महाराणा कुंभा के बारे में कि 35 साल में ये एक भी युद्ध नहीं हारे थे, और महाराणा कुंभा को इन्हीं के पुत्र थे उदय सिंह, जिन्हें उदय सिंह फर्स्ट मार दिया जाता है। इस वजह से उदय सिंह फर्स्ट को यहाँ पर पितृहंता शासक भी हम कहते हैं। महाराणा कुंभा के समय इनके जो शत्रु थे रावजोधा मारवाड़ के, और यहाँ पर शम्स खान है, शम्स खान नागौर के थे, कुतुबुद्दीन अहमद शाह है गुजरात के थे, और महमूद खिलजी है मालवा के, ये इनके टाइम पे शत्रु थे। महाराणा कुंभा के कार्यों की बात करें, विजय स्तंभ बनाया था जो 9 मीटर ऊंचा है, विष्णु को समर्पित है। इसके 3रे और 8वें स्तंभ में अल्लाह लिखा हुआ है, ताकि कोई मुस्लिम अगर आक्रमण करे तो इसको तोड़े नहीं, अल्लाह का नाम देख करके उसको तोड़ेगा नहीं। कुंभलगढ़ दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग ज़्यादा इनको प्राथमिकता दी जाती है। टोटल जो 84 दुर्ग हैं उनमें से यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, 32 दुर्ग यहाँ पर महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाए गए थे। 84 में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा के द्वारा यहाँ पर बनवाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर 84 में से यहाँ पर 32 दुर्ग हैं महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाए गए हैं, उनमें से इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़। रणकपुर त्रिलोक दीपक जैन मंदिर इन्होंने बनवाया है, कुंभा स्वामी का मंदिर इन्होंने बनवाया है, आदि वराह मंदिर उन्होंने चित्तौड़ में बनवाया है, शांतिनाथ जैन मंदिर भी इन्होंने बनाया है। सबसे ऊंचा है यहाँ पर कुंभलगढ़, जो कि 1075 मीटर ऊंचा है। और महान दीवार की बात करें, कुंभलगढ़ की जो दीवार है वो 15 फीट चौड़ी है और 36 किलोमीटर लंबी है। चीन के बाद दूसरे नंबर की ये दीवार है, जिसको महान दीवार यहाँ पर बोला जाता है। इनको ये महान योद्धा ही नहीं थे जो महाराणा कुंभा हैं, ये महान लेखक भी थे। जैसे गीत गोविंद में इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं वो गीत गोविंद, संगीत राज, रसिक प्रिया, सूड प्रबंध, कामराज, रतिसार, इन्होंने ये ग्रंथ लिखे हैं। इनको अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है संगीत की वजह से, हाल गुरु कहा जाता है गिरी के स्वामी होने की वजह से हाल गुरु, रान रासो कहा जाता है सैनिकों की सुरक्षा की वजह से, हिंदू सुल्तान कहा गया है, मुस्लिम शासकों ने इनको हिंदू सुल्तान कहा है। इसको नरपति की संज्ञा दी गई है, अरबपति की संज्ञा दी गई है। और यहाँ पर ये है अरबपति नहीं है, ये हम बात करें अरबपति, ये है हमारा पारन गुरु की संज्ञा इनको दी गई है, दान गुरु की संज्ञा इनको दी गई है, राजगुरु की संज्ञा इनको दी गई है, महाराजा धीराज इनको कहा जाता है, दान गुरु, छाप गुरु की इनको संज्ञा दी गई है, यानी छाप गुरु भी इनको कहा जाता है। ये हमारा अरबपति है, अरबपति, नरपति, पारन गुरु। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, महाराणा सांगा की। महाराणा सांगा जिसको संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है, महाराणा सांगा को, तो महाराणा सांगा यहाँ पर संग्राम सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं। और महाराणा सांगा का जो शासनकाल है यहाँ पर वो रहता है 1509 से 1528 के बीच में। महाराणा संग्राम सिंह है या महाराणा सांगा है। ये सिसोदिया किससे थे, जैसे दो यहाँ पर क्या थी, शाखा थी, तो सिसोदिया शाखा से थे राणा महाराणा सांगा। और यहाँ पर इनके पिता का नाम था राणा रायमल। ये महाराणा सांगा थे, एक आँख एक हाथ और 80 घावों के साथ भी युद्ध लड़े हैं।
अंतिम शासक था मध्यकालीन भारत का, जिसको महान योद्धा की संज्ञा हम दे सकते हैं। 1518 में खातौली का युद्ध होता है। इसमें हाड़ौती की सीमा पर यह खातौली का युद्ध होता है, इब्राहिम लोदी के साथ में का युद्ध होता है। और यहाँ पर इसी युद्ध में, खातौली के युद्ध में इनका एक हाथ चला गया था और खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा की यहाँ पर जीत होती है। फिर खानवा का युद्ध है, बाबर के खिलाफ लड़ा था खानवा का युद्ध, और बाबर के खिलाफ इस युद्ध में इनकी हार होती है और पाती पैरवन प्रथा का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं ये सांगा। मारवाड़ के मालदेव राठौड़ इनका साथ देते हैं, यहाँ पर बीकानेर के कल्याणमल इनका साथ देते हैं। फिर गागरोन का युद्ध होता है। गागरोन के युद्ध में, गागरोन का जो युद्ध है, मालवा प्लस गुजरात के साथ में राणा सांगा अकेले ही गागरोन का युद्ध करते हैं। और 30 जनवरी 1528 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि इनको इन्हीं के किसी भरोसेमंद सैनिक सेवक ने जहर दे दिया था, क्योंकि बाबर के खिलाफ ये युद्ध की रचना कर रहे थे, युद्ध की नीतियाँ बता रहे थे, तभी वहाँ पर किसी इन्हीं के अपने ने जहर यहाँ पर दे दिया था 30 जनवरी 1528 को। इनकी पत्नी का नाम है रानी कर्णावती और ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनकी समाधि बनी हुई है। फिर महाराणा विक्रमादित्य आते हैं। महाराणा विक्रमादित्य की बात करें, ये इनके पुत्र थे। इनके पिता का नाम था राणा सांगा और माता थी इनकी रानी कर्णावती। इस कर्णावती ने यहाँ पर राखी भेजी थी मुग़ल बादशाह हुमायूं को, लेकिन वो टाइम पर यहाँ पर समय पर नहीं आ पहुँचा था हुमायूं, जिसकी वजह से यहाँ पर चित्तौड़ में सेकंड साका होता है। क्योंकि यहाँ पर रानी कर्मावती है, ये चित्तौड़ में जौहर करती है, क्योंकि गुजरात के बहादुर शाह ने यहाँ पर चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। तो रानी कर्णावती है यहाँ पर जौहर करती है। और जो जौहर यहाँ पर किया जाता है रानी कर्मावती के द्वारा और महाराणा विक्रमादित्य के द्वारा यहाँ पर केसरिया किया जाता है। इस वजह से ये चित्तौड़ का सेकंड साका कहलाएगा, राजस्थान का सेकंड साका। फिर हम बात करते हैं 1536 की। 1536 में पृथ्वीराज का एक दासी पुत्र था वनवीर। वनवीर है विक्रमादित्य को मार देता है और विक्रमादित्य को मारने के बाद में ये क्या है, इसका जो बड़ा भाई छोटा भाई था विक्रमादित्य का उदय सिंह को भी ये मारना चाहता है, लेकिन पन्नाधाय अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर के उदय सिंह को यहाँ पर बचा लेती है। फिर 1537 में उदय सिंह है कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक होता है उदय सिंह का, और 1540 में उदय सिंह वनवीर को मार देता है। और यहाँ पर 1544 में शेरशाह सूरी ने उसे किले की चाबी सौंप दी थी, यानी कि उसे यहाँ पर मेवाड़ का शासक मान लिया था। और फिर विक्रमादित्य है की किले की जिम्मेदारी सौंप देते हैं, जिस वजह से यहाँ पर इनकी एक पत्नी थी फत्ता की पत्नी का नाम था फूल कमर। तो फूल कमर की नेतृत्व में यहाँ पर जौहर किया जाता है और जयमल और फत्ता के नेतृत्व में यहाँ पर केसरिया किया जाता है। तो ये चित्तौड़ का यहाँ पर तीसरा साका था, राजस्थान का तीसरा साका हम कह सकते हैं। अकबर यहाँ पर आगरा के किले में जयमल और फत्ता की वीरता को देख करके आगरा के किले में जयमल और फत्ता की गजारूढ़ पाषाण मूर्तियाँ लगवाई हैं अकबर ने। फिर महाराणा प्रताप की बात करें, महाराणा प्रताप है, तो महाराणा प्रताप की बात करने से पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि जो युद्ध हुआ था जयमल और फत्ता जिसमें शहीद हुए थे, इसी में लोक देवता कालाजी राठौड़ भी मारे गए थे। फिर हम बात करते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जो जन्म है कुंभलगढ़ में हुआ था, और जब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में तो 1572 में यहाँ पर महाराणा प्रताप के जो पिता हैं वो परिवार के साथ में गोकुंदा चले जाते हैं जब अकबर है यहाँ पर आक्रमण करता है, और 1572 में वहीं पर इनके पिता की यहाँ मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्रताप के बारे में कि इनके पिता है उदय सिंह सेकंड और इनकी रानी थी धीरबाई, एक इनकी रानी थी जयवंताबाई। जयवंताबाई का पुत्र था महाराणा प्रताप और धीरबाई इनकी दूसरी रानी थी। हम बात करें फिर कि धीरबाई है वो जगमाल को राजा बनाना चाहती है, लेकिन यहाँ पर जो वहाँ के सरदार थे वो जगमाल को राजा नहीं बनाते हैं, क्योंकि
बड़ा तो यहाँ पर कौन था, महाराणा प्रताप, और ऊपर से यहाँ पर इसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता भी थी। इस वजह से जो जगमाल है, जगमाल कहाँ चला जाता है, अकबर की शरण में चला जाता है। अकबर उसको जहाजपुर की जागीर सौंप देता है। अकबर यहाँ पर उसको जहाजपुर की जागीर सौंप देता है और बदले में सहायता का वचन ले लेता है। अब यहाँ पर चित्तौड़ है, महाराणा प्रताप की राजधानी रहती है। 25 पुत्रों में सबसे बड़ा ये माना जाता है। सरताज राजकुमार भी इसको कहा जाता है, यानी क्राउन प्रिंस के नाम से भी इसको जाना जाता है। चित्तौड़ की बात करें, चित्तौड़ में जब अकबर की सेना आती है तो इसके पिता यहाँ से गोगुंदा चले जाते हैं परिवार सहित। और यहाँ पर सिसोदिया जो शासक हैं, इनको कहा जाता है महाराणा प्रताप को 54वां सिसोदिया शासक था ये, यानी सिसोदिया शाखा का ये 54वां शासक था महाराणा प्रताप। और मेवाड़ केसरी के नाम से भी इनको जाना जाता है, हल्दी घाटी के शेर के नाम से जाना जाता है, पाथल भी इनको बोलते हैं। और यहाँ पर अकबर है, इनको अधीनता स्वीकार करने के लिए यहाँ पर शिष्टमंडल भेजते हैं, जिसमें जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, यानी जमा भट्टो हम कह सकते हैं, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, इनको यहाँ पर प्रताप के पास में भेजता है। लेकिन प्रताप अधीनता स्वीकार नहीं करता है। और यहाँ पर महाराणा प्रताप ने टोडरमल को अपना हाथी दिया था राम प्रसाद, जो कि वहाँ पर किसके पास में, अकबर के पास में जाकर के वहाँ पर खाना भी नहीं खाता है और अपने प्राण तोड़ देता है, यानी प्राण छोड़ देता है। फिर 1576 की बात करें, 1576 में क्या होता है, शक्ति सिंह है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के जीवन को खतरा देख करके महाराणा प्रताप की सहायता करते हैं और महाराणा प्रताप को बचाते हैं। और यहीं पर जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक भी महाराणा प्रताप की जान बचाने में सहायता करता है। और हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था मानसिंह और महाराणा प्रताप की सेना के बीच में हुआ था। और महाराणा प्रताप की तरफ से जो ज़्यादातर सहयोग कर रहे थे वो भील जनजाति यहाँ पर महाराणा प्रताप की तरफ से सहयोग कर रही थी। फिर होता है देवर का युद्ध। देवर का जो युद्ध है, जब महाराणा प्रताप है यहाँ से हल्दी घाटी के युद्ध से अपनी जान बचा लेते हैं, तो उसके बाद में वापस मेवाड़ के कुछ हिस्सों पर आक्रमण करते हैं, उन्हें अपने अधिकार में कर लेते हैं, लेकिन ये चित्तौड़ को वापस से नहीं जीत पाते हैं। ये राजधानी फिर अपनी राजधानी बनाते हैं चावंड को, जो कि उदयपुर में है। फिर बारडोली की बात करें, बारडोली में यहाँ पर क्या है, अमर सिंह है 8 खंभों की छतरी बनाते हैं। महाराणा प्रताप की जो छतरी है 8 खंभों की छतरी बनाई जाती है बारडोली के अंदर। बारडोली के अंदर ही इनकी समाधि है, महाराणा प्रताप की मृत्यु जो होती है। जेम्स टॉड है, राजस्थान का थर्मोपल्ली कहते हैं हल्दी घाटी के युद्ध को। और यहाँ पर मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है देवर के युद्ध को। फिर और सिसोदिया राज्य की बात करें, और सिसोदिया राज्य में जैसे दुर्गापुर है, दुर्गापुर में महाराणा उदय सिंह शासन कर रहे थे, जो कि महाराणा उदय सिंह का पुत्र था यहाँ पर पृथ्वीराज है 1527 में दुर्गापुर की स्थापना की। फिर महाराणा उदय सिंह का एक और पुत्र था जगमाल, जो कि बांसवाड़ा की स्थापना 1527 में करते हैं। और प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ की देवलिया में है, इसकी स्थापना है, प्रतापगढ़ की स्थापना की जाती है। जिसके पिता उदय सिंह सेकंड की बात करें हम, कि प्रतापगढ़ की स्थापना यहाँ पर की जाती है। फिर हम बात करें अन्य जो गोहिल शासक हैं, यानी गोहिल वंश में बाकी जो शासक हैं उनके बारे में बात करते हैं हम। कौन कौन से गोहिल शासक हैं, जैसे कि महाराणा अमर सिंह हैं। महाराणा अमर सिंह 1527 से 1620 तक शासन करते हैं। मुगल मेवाड़ संधि इन्हीं के शासनकाल में होती है 1615 में। फिर करण सिंह है, करण सिंह ने जगमंदिर बनवाया है, खुर्रम की शरण दी थी यहाँ पर जगमंदिर के अंदर करण सिंह ने। और यहाँ पर जगत सिंह है, ये जो जग मंदिर है इसका निर्माण करण सिंह स्टार्ट करता है, लेकिन जगत सिंह इस मंदिर का निर्माण पूरा करता है। फिर महाराजा का कौन आते हैं, महाराजा जगत सिंह आते हैं। महाराणा जगत सिंह है 1628 से 1652 तक यहाँ पर शासन करते हैं। 1652 में यहाँ पर जगदीश मंदिर महाराणा जगत सिंह के द्वारा बनवाया जाता है। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि औरंगजेब के खिलाफ यहाँ पर भरतनाथ जी के विरोध में ये मारे जाते हैं। तो औरंगजेब के खिलाफ है, भरतनाथ जी विरोध करते हैं, जो कि मारे जाते हैं यहाँ पर। और जगदीश मंदिर को लूटने के लिए कौन आया था, औरंगजेब आया था, जो महाराणा जगत सिंह के द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर को लूटने के लिए औरंगजेब आता है, लेकिन भरतनाथ जी हैं इस विरोध में मारे जाते हैं। फिर महाराणा राजा सिंह की बात करते हैं। महाराणा राजा सिंह है 1652 से 1680
अम्बा माता का मंदिर इन्होंने बनवाया है। गोमती नदी पर राजनगरी सिटी इन्होंने बनवाई है। राजसमंद नौचौकी के पाल है राजसमंद झील के आसपास बनाई है, जहाँ पर रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा 25 जो शिलालेख हैं वो महान प्रशस्ति मेवाड़ के इतिहास की यहाँ पर 25 शिलालेखों में लिखी हुई है। नौचौकी के पाल के पास में किसने लिखी है? वो रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी है। और झील के नाम पर एकमात्र शहर का नाम है, वो है राजसमंद। और विजयकट केतु भी इसको कहा जाता है राज सिंह को। फिर महाराणा जयसिंह आते हैं 1680 से 1698 के बीच में। गोमती नदी के किनारे जयसमंद झील का निर्माण करते हैं। इसी को यहाँ पर देवड़ झील भी कहते हैं, यानी देवड़ झील का निर्माण भी यहाँ पर ये करते हैं। महाराणा अमर सिंह सेकंड आते हैं और यहाँ पर इन्हीं के समय मेवाड़, मारवाड़ और आमेर के बीच में शादी संबंध होता है, जिससे इनको एक करने की कोशिश की जाती है। फिर महाराणा संग्राम सिंह सेकंड आते हैं। सहेलियों की बाड़ी इन्होंने बनवाई है उदयपुर में। वैद्यनाथ मंदिर इन्होंने सीसाराम उदयपुर में बनवाया है। हुरडा सम्मेलन का विचार इनके दिमाग में आया है, लेकिन ये पूरा नहीं कर पाते हैं हुरडा सम्मेलन। तो जगत सिंह आते हैं। जगत सिंह इस हुरडा सम्मेलन का नेतृत्व करते हैं। और यहाँ पर जगत सिंह है एक्सट्रेंस कर है, वो राजस्थान में सबसे पहले लगाते हैं। फिर प्रताप सिंह सेकंड आते हैं। राज सिंह सेकंड आते हैं। फिर अरी सिंह आते हैं। फिर महाराणा भीम सिंह आते हैं। महाराणा भीम सिंह के समय जगत सिंह सेकंड हैं, जयपुर के शासक थे। मान सिंह सेकंड है, मान सिंह है जोधपुर के शासक थे। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है कृष्ण कुमारी की शादी के चक्कर में। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1818 में इनके बीच में संधि कराई जाती है। फिर महाराणा स्वरूप सिंह आते हैं, जो कि 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका साथ देते हैं। 1857 का जो ये लड़ाई हुई थी स्वतंत्रता की, उसमें महाराणा स्वरूप सिंह है ब्रिटिश सरकार का साथ देते हैं। फिर शंभू सिंह आते हैं। शंभू सिंह है ये ब्रिटिश भारत का महान सितारा शंभू सिंह को कहा जाता है। ब्रिटिश लोगों के द्वारा इसको भारत का महान सितारा बताया जाता है। फिर आते हैं सज्जन सिंह। सज्जन सिंह के समय दिल्ली सरकार के ये क्या हैं, मेंबर थे। लॉर्ड लिटन ने 1877 में जो दिल्ली सरकार की सभा बुलाई थी उसमें ही सदस्य थे सज्जन सिंह। मेवाड़ में जनगणना इन्होंने करवाई है। महर्षि दयानंद सरस्वती इन्हीं के काल में आए। सत्यार्थ प्रकाश की इन्होंने रचना की है। कविराज वीर विनोद में इनको श्यामल दास की उपाधि दी गई है। फिर फतेह सिंह आते हैं। फतेह सागर झील का निर्माण उदयपुर में करवाते हैं। राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना 1889 में फतेह सिंह के द्वारा की जाती है। फिर भोपाल सिंह आते हैं। आज़ादी में पहला राज प्रमुख, आज़ादी के समय यानी जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय पहला राज प्रमुख था राजस्थान का, वो था भोपाल सिंह। और अंतिम महाराणा में यहाँ पर भोपाल सिंह ही था। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे सिसोदिया वंश के बाद में हम देखेंगे चौहान वंश, जो कि राजस्थान के अंदर शासन किया है चौहान वंश ने भी।